Okay, now moving to this postulate, it's very important postulate which is called as quantization of energy. ठीक है, देखिए बोहर ने क्या कहा था, एज पर दिस postulate एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, एंड सपोज इसका रेडियस जो है दैट्स rn, वेलोसिटी इज vn एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, देखो एज पर बोहर थ्योरी व्हाट इज देयर, बोहर कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, it revolves in a particular shell. As long as it revolves in a particular shell, it neither loses its energy nor gains the energy. ठीक है, जब तक कि इलेक्ट्रॉन as long as electron revolves in a shell, it neither loses energy nor gains it. thus इसकी जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है एक पर्टिकुलर शेल में वो रहती है कांस्टेंट. ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर शेल, किसी nth शेल में, तो उसकी जो एनर्जी होगी इस वाले शेल में En, that will remain constant. Okay, ये ना तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और ना ही ये अपनी एनर्जी को गेन करेगा. ठीक है कि नहीं, जिसकी जितनी इसकी एनर्जी होगी ये उस एनर्जी को कांस्टेंट रखेगा. ठीक है, इट विल नीदर एक्सेप्ट सम एनर्जी और नॉर गेन, कुछ भी नहीं करेगा. ठीक है, जब तक ये इसी इलेक्ट्रॉन शेल में घूमता है तब तक इसकी एनर्जी जो है वो कौन जरूर रहती है, कांस्टेंट रहती है. ठीक है कि नहीं, है ना. इट कैन ओनली लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, लूज और गेन एनर्जी. ठीक है, ये एक ही कंडीशन में एनर्जी को लूज कर सकता है या फिर एनर्जी को गेन कर सकता है. ठीक है, और दैट इज व्हेन एक्साइटेशन. ओके, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, एक्साइट करने का मतलब क्या है, ये जंप करता है कहां से, फ्रॉम लोअर टू हायर शेल. जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल, उस केस में ये क्या करता है, इट गेन्स एनर्जी. ये एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है. ठीक है कि नहीं. और अगर ये डी एक्साइटेशन में हो, डी एक्साइटेशन का मतलब क्या है यार, डी एक्साइटेशन का मतलब है ये जंप करता है कहां से, फ्रॉम हायर टू लोअर, ये जंप करता है हायर टू लोअर शेल. तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, ये क्या करता है, शाबाश, ये अपनी इलेक्ट्रो एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है अपनी एनर्जी को. ठीक है कि नहीं. ठीक, सो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो घूमता है किसी पर्टिकुलर शेल में, ठीक है, इसकी एनर्जी उस शेल के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है. ठीक है, ये ना तो एनर्जी को गेन करता है और ना ही एनर्जी को लॉस करता है. ठीक है, जब तक ये उस पर्टिकुलर शेल में घूम रहा है. ठीक है, एक दो ही कंडीशंस में ये एनर्जी को लूज या गेन कर सकता है. अगर क्या हुआ, एक्साइटेशन हुई, मतलब इसने लोअर शेल से हायर शेल में जंप किया तो ये एनर्जी को गेन कर सकता है. ठीक है, या फिर इसने क्या किया, हायर शेल से लोअर शेल में जंप कर गया तो ये एनर्जी को लॉस कर सकता है. अदरवाइज इन दो केसेस के बगैर ये ना तो कभी एनर्जी को गेन करेगा और ना ही किसी भी हालत में ये एनर्जी को लॉस करेगा. ठीक है कि नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. अब देखो, अब चूंकि इसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं, इट्स एनर्जी एज certain permissible values. ठीक है, अब एनर्जी यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होती है. ठीक है, एनर्जी भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ले सकती है. ठीक है, ऑल ऑफ द वैल्यूज फॉर एनर्जी आर नॉट पॉसिबल. ठीक है कि नहीं. देखो मैं समझा रहा हूं, किसी भी शेल में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, जब nth शेल में घूमता है, तो एज पर बोहर, जैसा कि बोहर ने कैलकुलेट किया था, तो इसकी जो एनर्जी होती है दैट इज -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं. ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी. n इज द नंबर ऑफ शेल, किस वाले शेल में घूम रहा है. ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं, फॉर फर्स्ट शेल, पहले वाले शेल में n1 होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, दैट इज 13.6 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, ठीक है.
दूसरे वाले शेल में कितनी होगी एनर्जी, दैट इज E2, दैट इज -13.6 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, दैट्स 4, है ना। तो दिस विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, थर्ड वाले शेल में कितनी एनर्जी होगी इसकी, E3, that is 1.36 divided by 3 square, that will be, okay, if you divide it by 9 it will be 1.51 electron volt। okay, फोर्थ वाले शेल में एनर्जी जो होगी that is -13.6 over 4 square, that is 0.5085, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना, देखो कितनी हो सकती है, समझो, या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 पहले वाले शेल में, ठीक है, दूसरे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, इट कैन बी, ओके, ये है 3.4, ओके, है ना। तीसरे वाले शेल में कितनी है, इट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें 1.54 है। फोर्थ में कितनी है, इट इज 0.85। अच्छा, क्या कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी एनर्जी इन दोनों एनर्जी वैल्यूज के बीच में हो, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन दोनों के बीच में हो सकती है, क्या किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 पॉइंट समथिंग हो सकती है, 6 पॉइंट समथिंग हो सकती है, 3 पॉइंट समथिंग हो सकती है, ठीक है, मतलब इन दो वैल्यूज के बीच में। तो आंसर ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, इन दो वैल्यूज के बीच में नहीं होगी। द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर द एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो अपनी एनर्जी को क्वांटाइज कर रहा है। क्वांटाइज करने का मतलब ये है कि वो सारे वैल्यूज नहीं ले रहा है एनर्जी के, देयर आर सर्टेन परमिशेबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी, all of the values for the energy are not possible, okay, certain values of energies are possible, कुछ ही particular values possible हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में है जहां पर उसकी एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है कि नहीं, ये दूसरा शेल है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को पहले वाले शेल से दूसरे वाले शेल में जंप करना है, तो इसको क्या करना है, इसको एनर्जी गेन करनी है, ठीक है, लेकिन कितनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी ताकि उसकी एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो अगर ये उस एनर्जी से कम गेन करेगा, कैन इट जंप, नो इट कैन नॉट जंप, इस तरह से। तो ये जो एनर्जी है ना दो शेल्स के बीच में, दैट्स फिक्स्ड। सो ये एनर्जी भी गेन करता है लेकिन इन फिक्स्ड अमाउंट्स, राइट। सो इलेक्ट्रॉन कैन गेन and lose energy but in fixed amounts, ठीक है कि नहीं। this is what is called as the quantization of whole this energy, okay, this is quantization of energy, right। okay, now consider an electron here, this is a nucleus and this is the electron which is revolving around a nucleus like this way. Let us suppose Rn is the distance from nucleus, okay, this is the velocity Vn and इसका जो mass that is m, okay, इसका एटॉमिक नंबर Z है और प्रोटॉन्स यहाँ पर चार्ज E है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, +Z टाइम्स E, है ना। अब देखो, चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन हो रही है, ठीक है, एंड वी नो फ्रॉम फिजिक्स दैट किसी भी सर्कुलर मोशन को करने के लिए हमें कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, ये जो न्यूक्लियस है ना, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ। तो यहाँ पर जो फोर्स होता है दैट इज कूलम फोर्स और वी कॉल दैट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वही यहाँ पर काम करता है किस फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। तो यू विल जस्ट रिमेंबर दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force necessary for circular motion is provided by Coulomb attraction between nucleus and electron, ठीक है ना।
तो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? दैट इज mv² by r. Okay, this is the centripetal force, mv² by r. Rn is the radius of nth shell. Okay, this is just a symbol, so don't get confused. It is equivalent to, इसके बराबर होगा इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा. And what will be that force? That will be, okay, 1 by 4 pi epsilon naught. इस वाले का चार्ज E into दूसरे वाले का चार्ज Z times E divided by distance, that is Rn square. Okay, so I can take just Rn and Rn cancel, so it will be m v square is 1 by 4 pi epsilon naught Z E square by Rn. Is that clear? है ना? So I can just say it like this way, m vn. Let me take this Rn here, so this will be 1 by 4 pi epsilon naught Z E square by Vn. ओके, तो यहाँ पे 2 Vn स्क्वायर है ना, एक का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया. ठीक है, ओके. सो हमें ये एक्सप्रेशन निकली वास्ते mvr is, I can take it Z E square, okay, divided by 4 by epsilon naught, then we have Vn. Okay, let's call it as equation number 1. ठीक है, लेकिन आपको ये रूल तो याद होगा, बट फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा है किसका? एंगुलर मोमेंटम का. और एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटाइजेशन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो Ln है एंगुलर मोमेंटम, यानी mvrn, वो होना चाहिए n टाइम्स h². ठीक है कि नहीं? तो मैं बस यही mvrn का वैल्यू यहाँ पे यूज करूंगा. ठीक है, आई विल यूज इट. तो यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट mvrn, उसके बदले में n टाइम्स h² लिखूंगा, दैट इज Z E square by 4 pi epsilon naught Vn. Okay, so I can just take Vn here, so Vn can be written as Z E square by 4 pi epsilon naught, तो ये डाउन चला जाएगा n टाइम्स h². ओके, ठीक है. दिस इज इक्वेशन 3. दिस गिव्स अस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल. ओके, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट वेलोसिटी. ओके, इट इज 2 times, okay, Z E square divided by 4 pi epsilon naught and times h². Okay, you can use the value of h² also. It may be h by 2 pi. It is h by 2 pi. कोई मसला नहीं है, वो भी यूज कर सकते हो, तो उस फॉर्मेट में भी इक्वेशन निकलेगी. लेकिन बात तो एक ही है ना. ठीक है, अब देखो यहाँ पर I can write Vn as like this way, E square by 4 pi epsilon naught. h² में यहाँ पे लिख सकता हूँ, I can write Z by n. ठीक है, E square is a constant. Okay, E is constant. 4 pi epsilon naught is a constant, and h² is reduced Planck's constant. So we can use the value of all these things here. E square, 4 pi epsilon naught, h², all of the things we can substitute here. Okay, and we can get a value for the velocity of electron revolving in the nth shell. Okay, we can have a value, right? So if I substitute here, you may obtain a value. You can write Vn is, okay, 1.6 into 10 power minus 20 90 square divided by 4 is there. Okay, pi is 3.14, and epsilon naught is, by the way, 8.85 into 10 power minus 12, and then we have h. h² is h by 2 pi. Okay, h is 6.67 into 10 power minus 34. 2 pi is 2 into 3.14, then Z by n. Okay, तो आप कुछ कैलकुलेशंस करो यार, वो मुझे नहीं पता. यू डू सम कैलकुलेशंस. लेट अस से यहाँ से जो वैल्यू निकला सारे का वैल्यू, लेट मी राइट दैट V naught is a constant. Okay, then we have Z by n. So velocity of the electron is directly proportional to Z, and velocity of electron is inversely proportional to n. ठीक है कि नहीं? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n याद रखो. ठीक है, n जब बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी. मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा तब n बढ़ेगा ना, तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर एज इलेक्ट्रॉन मूव्स away from nucleus its velocity decreases। इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, पहले वाले शेल में इसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। देखो फॉर हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए आपको बोलूं Z1 होता है तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, V0/m, ठीक है ना। तो पहले वाले शेल में वेलोसिटी होगी V0, दूसरे वाले शेल में V0/2, तीसरे वाले शेल में V0/3, फोर्थ वाले शेल में V0/4। okay, these are the values of velocities with which the electron is moving inside around a nucleus। okay, simple classical calculations है with some adhesive mixture of what, the quantum mechanics, ठीक है। थोड़ा बहुत quantum mechanics साथ में मिला हुआ है। ये जो n times h cross है ना, इट इज एक्चुअली पोस्टुलेट फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो लेकिन बाकी कैलकुलेशन जो है वो क्लासिकल ही है, ठीक है। ओके